वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो कल की क्लास में हमने कुछ बातों को बताया था और मैंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो क्यों की गई और कैसे हुई, किन के द्वारा की गई, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? अच्छा, इसे पढ़ा दिया था क्या मैंने? अच्छा, कल आप लोग मॉर्निंग वाले क्लास के हैं। ओके ओके, गुड। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम को लॉस ना करते हुए हम इन बातों पे ध्यान देंगे कि आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इससे ये जो इसकी शुरुआत जो है 1885 से मानी जाती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक चीज़ आप जान लीजिए कि किन्हीं एसोसिएशन का, किसी संगठन का, किसी संस्था का आखिर स्थापना क्यों किया जाता है। स्थापना के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है जिससे लोग जुड़े होते हैं, जिनकी विचारधाराएं समान होती हैं और किसी एक लक्ष्य के प्रति ही वो लोग अग्रसर होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें इनमें भी थी। इससे पहले भी जैसे मैंने बताया था कि 1763 में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये एक तरह से एक आंदोलन नहीं बल्कि अपने अधिकारों को लेकर के ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के ये सब सारे विद्रोह किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी 1885 से जस्ट पहले 1866 में जो दादा भाई नौरोजी थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे उन इन्हीं विचारों को एक अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। पीछे मैं इन सब बातों को मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और उन सब बातों को बताता हूँ कि आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। पहले क्या हुआ था, कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी नेता हो गए, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए और ये क्या कहते हैं, रानाडे जी, फिरोज शाह, सुरेंद्र नाथ वल्लभ गोखले जी, ये लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग के थे, काफ़ी धनाढ़ भी थे, इनकी सोच और विचार काफ़ी उच्च लेवल के थे। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना भारत के जो प्रश्न हैं या भारत के जो विचार हैं हम एक अंग्रेजों तक रखें कि भाई अंग्रेजों, क्योंकि अपने ही देश में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था। जैसे सरकारी मतलब कि ब्रिटिश शासन में हम अपने उच्च पद पे जा नहीं सकते थे, उच्च पद हमको धारण करने को नहीं मिलता था, इससे हमारा शोषण होता था। किसानों पे लगान लगाना, टैक्स लगाना, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें थीं जिससे लोग परेशान होकर के अपनी आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाना चाहते थे। तो जरा अब बातों को हम ध्यान देंगे इधर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अब थोड़ा सा यहाँ से हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पे आप लोग करिएगा, इधर उधर की बातों को नहीं। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो हुई और किनके द्वारा की गई। भारतीय राजनेताओं या राजनीतिज्ञों के द्वारा, भारतीय राजनीतिज्ञों के द्वारा। और इसमें एक लोग और सहयोग कर रहे थे जिनको आप बड़े अच्छे भली प्रकार से आप जानते हैं, जिनका नाम था AOQ। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हैं कि ये कुछ नाम जाना पहचाना ऐसा लग रहा है कि कुछ कैसा नाम है, अंग्रेजी का नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं इस चीज़ को। ये जो एओहुम थे एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, अंग्रेजी प्रशासन के, ब्रिटिश हुकूमत के एक रिटायर्ड पर्सन थे। और एक तरह से एक माना जाए, एक इनिशियल कंडीशन में आप सोचिए तो इनको इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए, इसमें लाने के लिए अंग्रेजों की एक तरह से चाल थी। वो जानते थे कि अब भारतीयों पे अत्याचार कुछ ज़्यादा हो रहा है और वो अपनी मांग को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के हमारे पास आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई ऐसी संस्था उनको समझाने के लिए बना दी जाए कि आप लोग जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन इस तरीके का ना करिए, आपके बातों विचारों को सुना जाएगा, ठीक है। उसने अपना बंदा, अपना मतलब अपना एक नुमाइंदा समझिए कि ए होम को, जो एक रिटायर हो चुके थे शासन के, ब्रिटिश शासन से किसी पद से वो रिटायर हो चुके थे, और इनको ला करके दिया गया कि आप जैसा कहेंगे वैसे ही भारत की जनता चलेगी। ये बात हालांकि थोड़ी देर बाद में समझ में आई भारतीयों को,
लेकिन उनको पहले यही लगा कि चलिए कोई तो ऐसा, अंग्रेजों में सब बुरे नहीं होते, कुछ ऐसे अच्छे इंसान भी होते हैं जो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं। तो अब हुआ क्या कि एवोहूम से मिल करके इनके इनके सहयोग से और भारतीय राजनीतिज्ञों ने एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, जिसका सन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, 1885 ईस्वी में हुआ। तो भाई ये बताइए कि संगठन बनाया गया, अंग्रेज अधिकारी जुड़े, तो क्या ये लोग मतलब कि ये किस काम के लिए जुटे थे? समोसा खाने के लिए तो जुटे नहीं थे। इनका भी कुछ काम था अपनी बातों विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, सॉरी जनता नहीं, ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाने के लिए। तो इन लोगों ने मिल करके एक निर्णय लिया और कहा कि हम अपना जो है समिति बनाएंगे, एक अधिवेशन लाएंगे, एक जगह इकट्ठा होके जो है अधिवेशन करेंगे। तो ये लोग क्या किए, एक जगह थी बम्बई, जो पहले कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी आप लोग जानते ही हैं, तो उनका भी एक बहुत ज़्यादा महत्व था, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इन सब बातों का। तो बम्बई में एक विद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय। अच्छा, जब ये लोगों को ये पता चला कि कोई एक संस्था की स्थापना की गई है जिसमें भारतीयों को आह्वान किया गया है, अच्छे नेताओं को, चाहे जो अच्छे विचार रखते हों, उनको आह्वान किया गया है कि आप लोग आइए और अपनी बातों और विचारों को रखिए जो सीधे सीधे कहाँ पहुँचाए जा सकते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के पास पहुँचाए। ठीक है, इस बात में चर्चा हुई, इस बात को गाइडेंस भी मिला इनका एवं का। और यहाँ पे इस जगह पे कभी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यहीं से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई, तो कब हुई, तो आप कहेंगे 1885 में, और किस विद्यालय में हुई और किस जगह पर हुई। तो उस जगह का नाम बम्बई था और विद्यालय का नाम गोकुलदास तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, यहाँ पे जब समिट हुई, जब ये अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, और उसमें जो है देखा गया कि कई प्रेसिडेंसियाँ थी, वहाँ से लोग आए, अपने विचारों को रखे, लेकिन सबसे कम संख्या जो थी बंगाल की थी, सॉरी हाँ, सबसे कम संख्या जो थी वो थी बंगाल की, और बंगाल से मात्र 3 लोग ही आए थे, 3 प्रतिनिधि आए थे। टोटल इस अधिवेशन में पूछा जाता है तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ, किस विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ। तो अब निर्णय लिया गया कि भाई जहाँ से कम प्रतिनिधि शामिल हुए थे वहाँ से वहाँ चल के अधिवेशन किया जाए, इस संस्था का नाम और इस संस्था का लेवल थोड़ा और उच्च किया जाए। तो अब दूसरा इसमें निर्णय हुआ कि इसमें कुछ 9 सूत्रीय बातों को कहा गया था, जिसमें लास्ट बात यही थी कि अब जो है अगला अधिवेशन जो है 1886 का, वहाँ मिटा दें, बोर्ड छोटा होने की वजह से कुछ बातों को और ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के और 1905, और यहीं से 1906 से लेकर के 1919, जो मैंने ये समय लिखा है इनका बड़ा ही महत्व है, और इन बातों पे गौर करिएगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, इसमें कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ आए, सोच विचार वाले आए, ऐसी विचारधारा के लोग आए जो बड़े उदारवादी थे, उदारवादी का मतलब ये होता है कि बड़े शांत स्वभाव से ये लोग अपने बात को, जैसे कि प्रार्थना पत्र देकर, स्मरण कराकर, स्मरणीय तरीके से, उसके बाद प्रार्थना पत्र दिए, स्मरण कराए, और एक शिष्टाचार के माध्यम से। अब आजकल ये बताइए,
आज का जो आधुनिक भारत है और उस समय ब्रिटिश समय का, अगर आज मैं ये कहता हूँ कि अपने हक और अधिकार के लिए किसी से इस तरीके से बात करेंगे प्रार्थना पत्र दे करके कि भैया हमारे यहाँ समस्या है, कैसे सॉल्व होगी, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा अधिकार चाहिए, स्मरण कराएंगे, याद दिलाएंगे मैंने वो बात कही थी लेकिन आपने उसको किया नहीं। शिष्टाचार, प्रतिनिधि मंडल कुछ भेज करके, कुछ लोगों को भेज करके भैया हमको बात को याद दिलाना कि वो हमारा काम हुआ नहीं। क्या ऐसी विचारधारा से या ऐसे प्रोसेस से क्या कोई आपकी सुनवाई हो सके? आज तो होनी नहीं है, तो उस समय तो ब्रिटिश का शासन था। इस बात को जरा समझिए। तो ये लोग, इसीलिए इनको कहा गया कि ये लोग उदारवादी हैं। लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे कि 1900, ये जो कहानी है ना सिर्फ 1905 तक थी, ठीक है। उसके बाद इन्हीं राष्ट्रीय नेताओं में कुछ लोग ऐसे उभर के आए जो राष्ट्रीय चेतना का भाव क्या हो गया, उग्र हो गया। और जब उग्र हो गया तो उनको कहा गया कि ये उग्रवादी विचारधारा के हैं। तो ये उग्रवादी आतंकवाद वाला मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये उग्रवादी मतलब विचारधारा एक तरह से, जिसमें आप देखिए जो उदारवादी जो नेता थे, हमारे दादा भाई नौरोजी हो गए, रानाडे जी हो गए, फिरोज शाह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले जी, मदन मोहन मालवीय जी थे। इनको इसीलिए ब्लू से लिखा गया है। और जो थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति के थे वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, इनको रेड से लिखा गया है, लाला लाजपत राय। तो अब हम एक बात करते हैं कि पहला अधिवेशन 1885 में कांग्रेस का संपन्न हुआ। अब एक चीज बात ध्यान दीजिएगा, इससे अंग्रेजों को कोई टेंशन नहीं थी, मतलब कोई चिंता नहीं थी। कहा कोई बात नहीं, अपना आदमी जो है कहाँ गया वो, हाँ अपना आदमी जो था ये वो हूँ उनके साथ बैठा है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही लोग करेंगे। फिर अगला अधिवेशन जो हुआ 1886 का, जगह सेलेक्ट की गई कलकत्ता। जगह कौन सी थी? कलकत्ता थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा वायसराय उस समय था, उस डफरिन थे। वायसराय कौन थे वहाँ के? डफरिन थे। तो डफरिन को लगा कि कोई बात नहीं, भारतीय थोड़ा आगे, इतना मतलब उनको अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन बहुत व्यापक लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या, तो एओहूम जो थे ये बड़े चालाक आदमी थे, ठीक है। और ये क्या किए कि अभी ये सब प्लानिंग चली रही थी 1885 में, ये जो अधिवेशन फर्स्ट हुआ था, अभी ये सब प्लानिंग चली रही थी कि अगला अधिवेशन जो हमको कहाँ करना है, कलकत्ता में करना है। एवं बिना पूछे जांचे किसी से चला के करते हुए ये पहले ही पहुंच गए। और एक आदमी थे, एक आदमी नहीं है, मैं कहूँगा कि एक बड़े उच्च व्यक्तित्व के आदमी थे, पर्सन थे ये, जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बिना इस अधिवेशन के संगठन के लोगों को इन्फॉर्म किए हुए, और ये डायरेक्ट एओहूम जो थे वो जाकर किससे मिल गए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी से मिले। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कहा कि आपने 1876 से जो एक संगठन चला रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन का, उसको इस संगठन के साथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उनको जोड़िए और उसके साथ साथ आप खुद चले आइए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने थोड़ा सोचा, एक अंग्रेज अधिकारी और हमसे ऐसे बात कर रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। अब दाल काला हो चाहे पीला हो उससे क्या मतलब है, लेकिन ये इतने बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो उसकी बातों को समझ चुके थे उसी समय। और उस समय एक और संस्था थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है। तो एओहूम ने इनसे कहा कि इनसे कहा कि आप जो है इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और आप खुद आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो ये कांग्रेस है और ज़्यादा मजबूत होगी और हम अपने बातों को और मजबूती से अंग्रेजी हुकूमत के सामने समक्ष रख सकते हैं। इन्होंने सोच विचार किया। उसी रात क्या हुआ कि अब डफरिन को ये चीज़ लगने लगा, एक डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन बड़े व्यापक लेवल पे हो जाए और हमको ऊपर से डांट, ऊपर मतलब क्या होगा, लंदन से हमको डांट पड़नी शुरू हो जाए। तो उसने वही एक तरीका अपनाया। तरीका क्या, इस संगठन में से जितने लोग भी थे
उनको एक पत्र भेज करके या बुलावा भेज करके रात्रि भोज के लिए बुलाया कि आइए और यहीं पे बातचीत के बातचीत होगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक पर्सन और थे जो जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो नहीं गए थे। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे बहुत डीप में अगर गया तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि डफरिन के रात्रि भोज में वो कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो नहीं गए थे। तो आप आंसर टिक करेंगे हमेशा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लेकर के। इसी में एक चीज और भी आप ध्यान दीजिएगा कि 1886 में ही भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। 1886 में ही भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था हमारा दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1886। अब इसके बाद नंबर आता है तीसरे अधिवेशन का। तो अब ये सब प्लानिंग, अब इतना कुछ होने के बाद डफरिन और अंग्रेजी हुकूमत को ये एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं ये जो आंदोलन है काफ़ी बड़े व्यापक लेवल पे होना है, और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय हम लोगों से देश की आज़ादी की अवधारणा लेकर हमसे बात करने लगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे कांग्रेस अधिवेशन पे चलते हैं। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1886 में, और जगह कहाँ तय की गई? प्लेस मद्रास। ध्यान दीजिएगा। अब जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि नहीं, अब तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, इनको भारतीयों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस समय फिर उन्होंने क्या कहा कि जब उनको पता चला कि 1886 का अधिवेशन मद्रास में होने वाला है, तब उन्होंने एक गेम खेला, और गेम क्या था? जातिवाद का, धर्म। समझ, जो आजकल अक्सर देखते हैं कि गांव के प्रधानी में के चुनाव में ये लोग ऐसा गेम खेला जाता है। तो ये तो खैर अपना अभी देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है। तो अब क्या हुआ कि जातिवाद का इन लोगों ने गेम खेला। अभी 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन शुरू भी नहीं हुआ था। लोग जो नेता थे वो लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं थे। तब तक अंग्रेजों ने एक काम किया, मद्रास गए, मद्रास के 2 व्यक्तियों को पकड़ा। 2 व्यक्ति। अब 2 व्यक्ति में कौन कौन थे? एक थे सर सैयद अहमद खान, और एक व्यक्ति थे राजा शिव प्रसाद। जो सर सैयद अहमद खान थे, मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी फेमस व्यक्तित्व के रूप में थे, काफ़ी एक उम्दा चरित्र के रूप में थे, और हिंदुओं के लिए राजा शिव प्रसाद जी थे। तो उन लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर इनसे कहा जाए कि आप जो है जातिगत और धर्म के आधार पे वहाँ कुछ ऐसी हिंसा कर दें ताकि ये अधिवेशन संपन्न ना होने पाए। बात को जरा गौर करिएगा, किससे पंगा ये ले रहे थे? भारतीयों से। किससे पंगा ले रहे थे? भारतीयों से। भारतीय बड़े स्मार्ट होते हैं। ये सब बातें चली रही थी, ये सब इनको सिखाया जाए, इन लोग भी तैयार थे कि हाँ ठीक है, हम जातिगत भेदभाव पे लेकर के, धर्म को लेकर के दंगा फसाद करेंगे ताकि ये जो अधिवेशन है संपन्न न होने पाए। अब क्या हुआ, जब ये जितने भी नेता आप देख रहे हैं यहाँ इकट्ठा हुए, अधिवेशन की शुरुआत हुई, भाषण, अभिभाषण, सारी प्रक्रिया जब शुरू हुई, उसमें एक इन लोगों ने तर्क निकाला। क्या? इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी को बना दिया, जो खुद मुस्लिम थे और बड़े ही अच्छे समाज, मतलब कि समाज से इनका समाज को बहुत अच्छी पकड़ थी। ये गांव गलियों में घूम घूम करके लोगों को उनके अधिकार, सामाजिक चेतना के बारे में बताया, और ये कहा कि आप जो है भारतीयों का साथ दीजिए, आज नहीं कल देश हमारा आज़ाद जरूर होगा, ब्रिटिश का साथ नहीं देना है। तब इन दोनों लोगों की बातों को वहाँ की जनता ने इग्नोर किया और किसके साथ हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी के साथ हो गए। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मद्रास का जो अधिवेशन
मद्रास का अधिवेशन जो हुआ था, अगर कभी क्वेश्चन पूछला कि ऐसा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो जातिगत या भेदभाव की व्याख्या उसमें की गई हो या फिर बात की गई हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, मद्रास का अधिवेशन हुआ था। अब इन बातों से अब देखिए ये भी अंग्रेजों की जो चाल थी यहाँ पे विफल हो गई। इसके बाद भी एक एक्ट इसमें था जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट की बात की गई थी। इसको भारतीय चाहते थे कि इस प्रस्ताव को पारित करा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और उन्हीं अंग्रेजों में एक अंग्रेज और थे जिसका नाम हम पहले ले चुके हैं, आप जानते हैं, A.O. ह्यूम का। तो अब क्या हुआ कि भारतीयों ने इसी अधिवेशन के थ्रू, इसी अधिवेशन में सोचा कि इस प्रस्ताव को पारित करा दिया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ कौन था, A.O. ह्यूम जी थे। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रस्ताव, अब यहीं से उनकी विचारधारा थोड़ा सा समझ में आने लगी कि वो कहीं ना कहीं अंदर से अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, वो भारतीयों के साथ पूर्ण रूप से अंतरात्मा से नहीं थे। जैसे मैंने कल बात बताई थी इस बात को लेकर के, तो वो पूर्ण रूप से जो है भारतीयों के साथ नहीं थे, कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हुए वो अंग्रेजों का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव बाद में पारित हो गया। इतनी घटना थी हमारे 1886 के अधिवेशन में। आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए अभी वायसराय कौन था, डफरिन था। अब अंग्रेजों को ये चीज लगने लगा कि अब बहुत हो गया, अब तो मतलब कि इस अधिवेशन को किसी भी सूरत हाल में रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो भारतीय अगला स्टेप वही लेने वाले हैं कि हमें पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वदेशी अपनाएंगे वो चीज़ों को, और इससे ब्रिटिश हुकूमत को खतरा बढ़ सकता है। तो उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। उसके बाद अब सोचा कि नहीं, बस अब अगला अधिवेशन होने ही नहीं देंगे। लेकिन अब देखिए भारतीय नेता थे तो स्मार्ट, उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो, कोई नहीं है टक्कर में। समझ गए ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अब भारतीयों की हुंकार हो गई कि भैया आप जो अंग्रेज जो हैं क्यों चक्कर में पड़े हो, अब हमारे लोग के टक्कर में कोई नहीं है। तो अब इन भारतीयों ने ये चीज़ देखा कि 1885 का अधिवेशन हो गया, 1886 का हो गया, अब हो गया 1887। ठीक है, 85 का अधिवेशन कहाँ हो गया, बम्बई में हुआ, कलकत्ता हो गया। 87 का अधिवेशन कहाँ हो गया, मद्रास में हो गया। अब जो 1888 का अधिवेशन था, इसकी जगह निर्धारित करना थोड़ा एक चुनौती था भारतीयों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो अगर